बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर, खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं फरा और मैं हमजा। और आज मैं बड़ी खुश हूँ हमजा। क्या हुआ? काफ़ी दिनों के बाद मुझे सूरज जो है ना वो थ्रू आउट देखने को मिला। अच्छा। यानी आज जैसे होता है ना, पहला सुबह सुबह आप देखते हैं आज धुंधा के सूरज है, तो सूरज था और निकला हुआ था, सूरज निकला हुआ था। और फिर भी फर्क कह रही थी कि आज ऐसा लग रहा है कि हम शिमाली इलाका जात में मौजूद है। सर्दी इतनी ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा है। कैन यू इमेजिन कि इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो आपको 6-7 दिखा रहा है, गूगल टेम्परेचर की ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ, और जो लाहौर है वो आपको 4 डिग्री दिखा रहा हो। तो सोचें कि फिर लाहौर में क्या सूरत हाल चल रही है। आसमान क्लियर है, आज धुंध नहीं थी, इस वजह से जो है हमें सूरज की जो किरणें हैं वो भी नजर आई। लेकिन आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि हमें शायद बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसके ऊपर जोर ही नहीं दिया जाता। और वो चीज़ है इख्तलाफ। इख्तलाफ को शायद बहुत नेगेटिव समझा जाता है, इसीलिए इख्तलाफ हम बुरे तरीके से करते हैं। हमें फ़र्क एक्चुअली जो नई चीज़ सिखाई जाती वो इख्तलाफ के आदाब हैं। इख्तलाफ तो होता है, अब कोई बात हो, हम दोनों का इख्तलाफ होगा, घर में कोई बात हो रही हो तो सारों की राय एक तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें इख्तलाफ के आदाब सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इख्तलाफ कैसे करना है कि अगले को बुरा ना लगे। और सबसे उससे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा, लेकिन पता है ये क्यों होता है? ये मुझे लगता है ऐसे इसलिए होता है कि हम इख्तलाफ करने को कबूल ही नहीं करते। पहले तो वी ऑल हैव टू एग्री टू डिसएग्री ना। exactly. हमें पहले तो इस चीज़ को भी तस्लीम कर लेना पड़ेगा कि यार दूसरा बंदा कुछ अलग भी कह सकता है, उसको भी हक है, जो अलग कहे उसको भी हमें सुनना तो है ना। अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, मानना या नहीं मानना है, ये बात की बात है, मगर उसे अपनी बात करने का हक तो देना है, और उसके बाद फिर आप उसमें से एक बेहतरीन रास्ता जो है निकाल सकते हैं। आपको पता है हमें वैसे भी कहा गया मशवरा कर लेना चाहिए। जब हम मुशावरत करते हैं तो वो यही होता है कि उसमें हर बंदा एक जैसी बात नहीं करता, लेकिन उसके नतीजे में एक ऐसी राय आती है जिसमें सबका इत्तफाक होता है और जिसमें फिर अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। बिल्कुल ऐसी है। तो इख्तलाफ अगर आप कर रहे हैं तो इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करना सीखें, और इख्तलाफ करने के हमें सलीकों को भी सीखना है कि इख्तलाफ किस तरह से करना है। तो इख्तलाफ को इतना नेगेटिव ना समझें, लेकिन उसको पॉजिटिव वे से करने की कोशिश करें। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे, कल एक ऐसी अपडेट आई कि सबको हैरान कर दिया, अचानक से ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, और ये खबर जिस टाइम पे आई ना, वो उस टाइम पे भी वो सब लोग, सर्दियों के दिन है, सख्त सर्दी की रातें, और सब लोग सोने की तैयारियां कर रहे हैं कि अच्छा दिन गुजर गया, सियासी हलचल, गर्मा गर्मी यहाँ तक, और अचानक पता चला कि नैब ने ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को हिरासत में लिया। उन्हें आबंदी से ज़्यादा असासे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ज़राए का कहना है कि नैब के इस इल्ज़ाम के बाद ख्वाजा आसिफ से उनके असासों से मुताल्लिक तफसीलात पूछी थी, ताहम उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। तकरीबन 26 करोड़ के ये असासे हैं जिनके हवाले से जवाब मांगा गया था, और ख्वाजा आसिफ जवाब देने में नाकाम रहे। ये नैब का मौक़िफ़ है। ज़राए का ये भी कहना है कि नैब रावलपिंडी में ख्वाजा आसिफ का तिब्बी मुआयना किया जाएगा, और आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से ख्वाजा आसिफ का राहदारी रिमांड लिया जाएगा ताकि उनको लाहौर मुंतकिल किया जा सके। इनकी जो टाइमिंग्स है ना गिरफ्तारियों की, मसला वहाँ पे आता है कि हर शख्स से उसके बारे में एक फिर सवालिया निशान जो है वो उठाता है और सवाल करता है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है जिसका बाकी तमाम लोग तो अंदाज़ा कर रहे थे, जिसके जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने है। तो जो PDM की सूरत हाल थी उसके बारे में जो एक प्रीएम्प्ट किया जा रहा था या प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जलसे जुलूस बहुत कामयाबी से हो जाएंगे, पूरे मुल्क में जलसे जुलूस जो है ये ज़बरदस्त तरीके से हो जाएंगे, यहाँ तक सबको इत्तफाक था। ये मरहला जिसमें PDM अब दाखिल हुआ है, यही वो मरहला था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवालिया निशान थे। यही वो तमाम मराहिल थे जिनको कामयाबी से तय करना ही PDM का असल चैलेंज था, और उसके हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आना शुरू हुए हैं वो वही हैं जिनकी हम सब उम्मीद और तवक्को लगाए बैठे। जिनकी बात की जा रही थी, इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अब मतलब कि वो कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक हम वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो हम वो सब कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं पार्लियामान
पार्लिमान में जाके जो है ना इनको चैलेंज करें। पार्लिमान में तो चैलेंज आप तभी करेंगे जब आप इस्तीफे नहीं दे रहे होंगे। एक चीज़ वाज़े होगी कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेगी। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा, अगर देने हैं इस्तीफे तो फिर तहरीक अदम एतमाद जो है उसकी भी कुछ समझ नहीं आई। आज वज़ीर आज़म के भी एक स्टेटमेंट जो है वो आज शहर सुर्खियों में है कि उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इस्तीफे कबूल कर लिए जाए। इस्तीफे जैसे ही आए तो फौरी तौर पर स्पीकर को उन्होंने हिदायत दी है कि कबूल कर लिए जाए। और बहुत सारे जो है ना खदशात का इजहार किया गया, वो ये कि अगर इस्तीफे कबूल कर लिए तो हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म कर सकती है। फिर वही ज़ाती अनाएँ एक दूसरे के साथ रंजिशें जो हैं वो आड़े आई कि मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत नहीं की लोकल सियासत की वजह से, और हमें कहते हैं कि हम उनकी वजह से पार्लियामेंट छोड़ दें। तो ये यानी अवाम की फलाह, उनकी मुश्किलात जो हमेशा पीडीएम में कही जाती रहीं कि महंगाई हो गई है, ये मसले बढ़ गए हैं, ये हुकूमत नालायक है या नाअहल है, जो अपोजिशन का कहना था, बयानिया था, वो इन फैसलों में कहीं नज़र नहीं आया। यहाँ पे वही हमें सियासत, ज़ाती सियासत, जमाती सियासत, अपनी मुफाद जो है वही अमल पैरा नजर आए। और फरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, तो पहले भी एक नो कॉन्फिडेंस जो है वो सामने हमने देखी थी सादिक संजरानी के हवाले से। उसमें क्या हुआ था, वो कह रहे हैं कि पीडीएम इकट्ठी हो जाए, पीडीएम इकट्ठी होकर अगर ये चीज़ करेगी, तो पहले भी तो आप इकट्ठे ही थे और आप सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनकी तब्दीली नहीं करवा सके थे और वो भी हुकूमत जीत गई थी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान क्या फैसला करते हैं इन ऐलानात के बाद, वो भी देखने की बात है और देखी जाएगी। खबरें ये भी आ रही हैं कि नून लीगी कायदीन को भी कहा जा रहा है कि इस्तीफे वगैरह ना दे, अंदर ही रहें। अच्छा जी, आगे चलेंगे और हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट शहर कायद की बदतरीन सूरत हाल पर सिंध सरकार पर बरस पड़ी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कराची को कब्रिस्तान बना दिया है, गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करके पूरा शहर तबाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस में रिपोर्ट जमा कराने के लिए वज़ीर आला सिंध को 1 माह की मोहलत दे दी। और कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए दायर दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच में हुई है। और चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हमारे हुक्म पर कितना अमल दरामद किया है। हमने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की थी कोई एक चीज़ बता दें जिस पर अमल हुआ हो। कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद हैं, पार्कों पर आज भी कब्जे हैं, शारा फैसल के अतराफ दीवारें कौन बना रहा है। वज़ीर आला को बुलाएं और कहें कि रिपोर्ट लेकर आएँ। अदालती तलबी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा, हमने आपको रिपोर्ट जमा कराने का कहा था, 2019 में हुक्म किया, अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा, किडनी हिल पार्क 2 दिन में बहाल ना हुआ तो जेल भेज देंगे। अब आप ये देख लें कि अदालत ने जून 2021 तक ग्रीन लाइन बस चलाने का हुक्म देते हुए 1 माह में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जब वज़ीर आला सिंध को जाने का कहा गया तो सईद गनी भी जा रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको जाने का कहा है, आप अभी बैठे हैं, आपको भी जाने का नहीं कहा। खैर, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ धामरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुप्रीम कोर्ट की बरहमी के बावजूद तजावुजात के हवाले से रिपोर्ट जमा कराने में ताख़ीर की आखिर वजह क्या है, क्या बताया गया सुप्रीम कोर्ट को? देखिए जी, जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डायरेक्शन दी थी। और आपको ये पता होगा कि कराची के अंदर जो है वो एक ज़मीन अल्टरनेट के तौर पर सिंध गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ था। उसमें आपको याद होगा कि सईद गनी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। उसमें सिंध गवर्नमेंट पूरी तवज्जो के साथ यकमुश्त अगर हम सब लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें डेफिनेटली लोग डिस्टर्ब होते हैं। हमें अदालत का एहतराम है यकीनन, मगर ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट कोर्ट के उस डायरेक्शन के बुनियाद पर अपना काम करेगी। जी, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए ये भी तो कहा था ना कि आपने शहर को तबाह करके रख दिया है, आपने ग्रीन लाइन सर्विस शुरू करने से पहले कोई सर्वे कराया था, आपने ब्रिज बना दिए हैं, नीचे के 3 रोड जो है वो तबाह हो गए हैं। तो उनके रिमार्क्स से सिंध हुकूमत की नाकामी जाहिर नहीं होती आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि हमें एहतराम है अदालत का और अदालत के रिमार्क्स का भी एहतराम है, मगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। सूबाई गवर्नमेंट ने कराची को जितना ऑन किया है, मगर हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बेहतर है कि कराची के हवाले से अगर तमाम हुकूमतों को ऑन बोर्ड लिया जाए और सबसे ये सवाल किया जाए कि किस हुकूमत ने कितना रेस्पॉन्स किया है। फाइनेंशियली सूबा क्राइसिस में है, तनख्वाहें देनी पड़ती हैं इदारों को। सिंध गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालने के बाद जो बजट है वो बड़ा सफ़र करती है सिंध गवर्नमेंट इस तमाम सूरत हाल में। तो हमें एहतराम है अदालती इन रिमार्क्स का, मगर जो डिफ़िकल्टी है उसको भी मेरे ख्याल में अगर मद्देनजर रखते हुए और फिर डायरेक्शन तमाम हुकूमतों को दी जाए तो बिल्कुल ठीक है। सिंध हुकूमत ताख़ीर का हमेशा जब ऐसे मंसूबों की बात होती है तो जिम्मेदार वफाक को करार दे रही होती है, जबकि वफाकी हुकूमत हमेशा से ये कहती है कि तमाम मंसूबों के लिए वफाक तो फंड्स बाकायदगी से अदा कर रहा है। तो अब सदाकत क्या है?
बिल्कुल नहीं कर रहा। हमने बात एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये बात पॉइंट आउट की है कि न सिर्फ ग्रीन बस के हवाले से बल्कि वफाक ने जो है वो सूबे के पैसे जो बंद किए हुए हैं वो सारे हमें चाहिए, जिसमें जो अदालत के अहकामात हैं उस सब पे काम हो सके। इन सब कामों के लिए फाइनेंशियली ज़रूरत होती है हमें कि सूबे के जो अपने जायज़ जो 18th अमेंडमेंट में जो एनएफसी के पैसे हैं वो नहीं दिए जाते। तो जो हमारा राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, उस पर भी हम गुजारिश करेंगे अदालत को कि इस तरह के मार्क्स दें और वो पैसे सूबे को दिलाएं, और फिर बिल्कुल नजर रखें कि उस प्रोजेक्ट में या उस सेक्टर में जो उनको पैसे मिले। सही, दामरा साहब ये भी तो हुक्म दिया है ना अदालत ने कि ग्रीन लाइन बस सर्विस जून 2021 तक चलाकर रिपोर्ट पेश करें। इस डेडलाइन में आप मुकम्मल इस मंसूबे को होता देख रहे हैं और तौसीह के कोई इम्कानात भी हैं? देखें, अदालत का एक विजन है, अदालत के एक अहकामात हैं, उसमें जो टाइम लिमिट बाज़-औक़ात कभी कभी मिल जाती है वो मुमकिन बड़ा मुश्किल से होती है। उसको डायरेक्शन में बिल्कुल काम करना चाहिए। उसमें जो टाइम है वो कुछ ज़्यादा हो सकता है उसमें। अच्छा, एक ही दिन में आप अगर कहें कि पूरे शहर के तजावुज़ात हटा दिए जाएं तो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है सूबाई गवर्नमेंट। अच्छा धामरा साहब, सैयद मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो के आने के बाद तो हालात की बेहतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कराची की गवर्नेंस पर अभी तक सवालात उठ रहे हैं। क्या आपको कराची से वोट नहीं मिलता, इसलिए शहर के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, या कराची से वोट लेना ही नहीं चाहते? देखिए, ये सवाल एक हुकूमत से नहीं बनता। सूबाई हुकूमत ने कराची को जितने प्रोजेक्ट दिए हैं, कराची के अंडरपासेस बने हैं, रोड बने हैं, आप रेलवे स्टेशन से पहले बाहर निकलते थे आपको कराची का लुक इतना बैड मिलता था कि लोगों का एक कॉन्सेप्ट खराब हो जाता था। वो सारे रोड, अब आप एयरपोर्ट से निकलें या रेलवे स्टेशन से निकलें, जो पाकिस्तान भर के लोग आते हैं डेली बेसिस पे, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, वो आप देख सकते हैं। मगर बावजूद तैलीमी इदारे हमने दिए, गडाफ का आप कैडेट कॉलेज देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद लॉ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली कराची में काम कर रही है, सिविल हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर काम कर रहा है, कार्डियो के हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, बच्चों का वार्ड हॉस्पिटल आपके सामने है, जिना हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल और बिल्डिंग्स बनी हैं, ये सारी खिदमत डेली बेसिस पे चल रही हैं। बावजूद इस बात के कि कराची को मिनी पाकिस्तान तो कहा जाता है, मगर इसमें हिस्सा डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोकल बॉडी के हवाले से जब सूबाई गवर्नमेंट एड देती है करोड़ों रुपए की, वो उन मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में चली जाते हैं जो मुलाजमीन जो है वो कागजों में, वो ग्राउंड पे नहीं मिलते। तो ये सारे इश्यूज हैं, इनको जेन्युइनली देखना पड़ेगा। उसके बाद जो जिसका काम है सब पे आप बात करें और सबसे काम। ठीक है आजिज धामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और तोसी अभी भी हो सकती है। उनकी बातों से ये लगा कि मंसूबा शायद मुकम्मल नहीं होगा। मुझे तो ये भी लगा है कि बाकी तमाम मसाइल भी हल होते दिखाई नहीं देते, इसलिए कि अगर हमने हर एक बात का जो है जवाब ये है कि हम बहुत सारी और हुकूमतों को जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, तो 14 साल जो एक गो में हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध के ऊपर हुक्मरान है, उनकी हुकूमत है, और अगर वो फिर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके और सिस्टम नहीं सही कर सके, तो कितने मजीद साल जो है वो दरकार होंगे? क्या इतने साल अवाम के पास हैं कि वो मजीद मुश्किलात सहकर हुकूमतों को ये टाइम जो है वो दे सकें? आगे चलेंगे और बात करेंगे कुछ कोविडोनॉमिक्स की, इसलिए कि कोविड के बाद जो इकोनॉमिक्स है उसको कोविडोनॉमिक्स ही कह रही है पूरी दुनिया। और हमजा, आपको पता है अब तो वैक्सीन नेशनलिज्म की बात हो रही है कि ये जो कि हमें पहले मिलनी चाहिए वैक्सीन और हम वैक्सीन लेने वाले जो है पहले मुमालिक में शामिल हैं। इसकी वजह से दुनिया जो है बहुत तकलीफ सहने के लिए भी तैयार रहे। साल 2020 जो है, जो कि शुक्र है कि रुखसत हो रहा है, अब दुनिया भर की तरह पाकिस्तानियों के लिए भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। कोरोना वायरस मौत बनकर जहाँ जिंदगियाँ निकलता रहा है, वहाँ इसने मुल्क की मईशत की कमर भी तोड़ दी है। 2020 का पूरा साल महंगाई जो थी वो बरकरार रही। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि महंगाई के तूफान ने मुल्क से मिडिल क्लास तबके को तकरीबन ख़त्म कर दिया है और वो गरीब तबके में तब्दील हो चुके हैं। मिडिल क्लास तबका वो है जो कुछ छोटा मोटा कारोबार करता है, या फिर वो सारे जो हैं तनख्वाहदार लोग हैं। और तनख्वाहों पे किस तरीके से कोविड ने असर किया और उसके बाद जो हालात हुए हम सब जानते हैं। और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं बाकायदा तौर पर कि मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गया, अब लोअर
मिडल भी खैर वो शायद जो अपर मिडल थी वो लोअर मिडल में जा चुकी है और जो अब ऊपर एलीट क्लास रह गई है। यानी खत गुर्बत के नीचे जाने वाले लोगों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है आप बेहतरीन अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सरकारी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा इजाफा जो हुआ है रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया में हुआ है, जिनमें से बहुत सारी कीमतें जो हैं उनकी कीमतें होशरुबा इजाफा 8 साल में सबसे ज़्यादा जो महंगाई की शरह है वो बताई जा रही है यहाँ पे। जबकि अभी कल ही बिजली की कीमत में इजाफा जो है वो भी हमारे सामने आया है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात हैं फरहान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब एंड थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि साल 2020 में महंगाई की शरह में इतना इजाफा जो है इसकी वजह क्या है? कोरोना वबा है अगर वजह, उसकी वजह से हुकूमत मुआशी मुश्किलात का शिकार रही है, तो बाकी हमें ममालिक में इसी खित्ते में ये महंगाई की शरह देखने के लिए नहीं मिलती। जी बहुत शुक्रिया। ये कोविड-19 से पहले भी पाकिस्तान के हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे पाकिस्तानी मईशत के, और पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ऊपर तनकीद भी आती रही कि आने के बाद कई महीनों तक यही फ़ैसला नहीं हुआ कि जी हमने IMF के पास जाना है या नहीं जाना। कई लोग ये कहते हैं, कई माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ये पहले चले जाते तो शायद कोविड से पहले वो एडजस्टमेंट्स हो जाती जिनकी कोविड के दौरान ज़रूरत पेश आई, और अभी तक पूरी तरह वो नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त तो कैफियत ये है कि IMF का प्रोग्राम मुंजमद है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, जिस तरह आपने ख़ुद कहा, एक फूड इमरजेंसी की कैफियत से मुब्तला है। और साल सवा साल पहले तो आटे और चीनी का बहरान था, लेकिन गुज़श्ता साल 2020 में खाने पीने की अशिया की अक्सर और बेशतर जो ख़बरें आती रहीं कि जनाब आज टमाटर इतने 100 रुपए के हो गए, कल आलू की कीमत बढ़ गई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गुर्बत ज़्यादा तबका है वो मज़ीद पिसा है, और बदकिस्मती ये है कि इस वक्त कोई बेहतरी की शुनीद नज़र नहीं आ रही। दूर दूर तक कहीं कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि हालात बेहतर होने चले हैं। हुकूमत वक्त के जो दावे हैं वो तो अपनी जगह पे, और वज़ीर आज़म और उनकी जो एक माशी टीम, वो उसमें जो अफराद हैं वो कहते हैं कि जनाब बेहतरी हो गई है। कभी हमें करंट अकाउंट का बताया जाता है जिसका आम आदमी के तो बिल्कुल सर के ऊपर से बात गुजर जाती है। नहीं, इसका आम आदमी को फ़ायदा क्या हो रहा है बुखारी साहब? चले समझ आना ना आना ये तो एक अलग मामला है, कोई फ़ायदा हो रहा है? करंट अकाउंट सरप्लस है, ये हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है, और क्या इसका कोई आम आदमी को फ़ायदा अभी हो रहा है? 2021 में कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि 2021 में भी कोविड तो ऐसे ही रह रहा है। जी, क्योंकि सवाल तो बहरहाल बड़ा अहम है कि पाकिस्तान 2018 तक जिस एक बहुत बड़े बहरान का शिकार था कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहे थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स करनी पड़ रही थी। वो पिछले 2-2.5 साल में भी हमें बैंक के कर्ज़े बैरूनी ज़राए से लेने की ज़रूरत पड़ी है, और बहुत ज़्यादा बड़ी मिक़दार में कर्ज़े लिए गए हैं। लेकिन करंट अकाउंट यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हुकूमत का एक गैप था फॉरेन करेंसी के हवाले से, वो अब सरप्लस में, छोटे से सरप्लस में चला गया। लेकिन आम आदमी को इसलिए फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी का ताल्लुक जिन उमूर से है उनमें कोई बेहतरी नहीं आई, और वो बेहतरी तब आएगी जब ज़राअत के शोबे में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, जिसका कि अब फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और उसका ताल्लुक पाकिस्तान में जो अंदरूनी मसाइल हैं उनसे है। बुखारी साहब, जैसे आप कह रहे हैं आम आदमी, तो आम आदमी को हम समझते हैं मिडिल क्लास, या मिडिल क्लास तो ख़त्म होगी। वफाकी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक कि मिडिल क्लास में तो इंतहाई कमी आ गई है, या लोग गरीब हो गए हैं या अमीर जो हैं वो हो गए हैं। सो एक तो ये तबकाती तफरीक जो बढ़ रही है, दूसरा इसके असरात और नताइज समाज पे, मुआशरे पे क्या होंगे? और महंगाई के उसमें अभी कल ही कीमत बढ़ गई है 18 पैसे पर यूनिट बिजली की। अब आप मुझे बताइए कि इसके क्या असरात हम महंगाई के ऊपर देखेंगे? क्या इन तमाम बढ़ती हुई कीमतों के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले साल में अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा? मुझे हैरत है कि ये जो आप सरकारी ज़रिया बयान कर रहे हैं, जिनके हवाले से ये बात की जा रही है कि जी मिडिल क्लास तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। मिडिल क्लास इस कोविड के बहरान से पहले कौन सी थी और कौन सी इतनी बड़ी थी कि हम ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है? मिडिल क्लास में तो कमी
चंद साल से हो रही है और ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। लेकिन जो असल मसला जो है वो ये कि मुल्क में हाकमियत का बहरान, जिसे आम तौर पे गवर्नेंस का क्राइसिस कहते हैं, वो इतना बढ़ गया है, इतना शदीद हो गया है कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शोबों में कार्टेल्स हैं, चाहे उसका ताल्लुक सेहत से हो, चाहे अशिया खुर्दनोश से हो, चाहे दूसरे मामलात से हो, वो अपनी मनमानी करते हैं। और हुकूमत का क्या किरदार है, हुकूमत कहाँ है? तकरीबन 1.5 साल हो चला है सूबा पंजाब, जो कि जहाँ पे पाकिस्तान की 60% आबादी रहती है और वज़ीर आज़म इमरान खान की बहरहाल पार्टी वहाँ पे हुक्मरान है, वहाँ पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनकी टीम पे बार बार तनकीद हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तनकीद नहीं है, हुकूमत यहाँ पे सूबाई सतह पे नाकाम हुई है। लेकिन वज़ीर आज़म खुदा बेहतर जानता है क्या वजूहात हैं, वो टीम को और ख़ास तौर पे टीम लीडर को तब्दील करने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है फिर अब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर बेहतरी कहाँ से आएगी? फरहान बुखारी साहब, सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए। 2021 आप क्या देख रहे हैं? महंगाई का साल होगा आवाम के लिए या रिलीफ का साल होगा? दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में कहना कबल वक्त है। उसकी वजह यह है कि सियासी मामलात कहाँ जाएंगे, वहाँ पे बेयकीनी की कैफियत है। कोविड का मामला कहाँ जाएगा, वो बेयकीनी की कैफियत है। और पाकिस्तान की मईशत फ़िलहाल मुझे कोई बेहतरी की तरफ, ख़ास तौर पे आम आदमी के लिए बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक, बेहतरी की तरफ जाती है आपको आम आदमी के लिए मईशत नज़र नहीं आ रही। फरहान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और यही खदशा है जो सब हम फूड सिक्योरिटी की बार बार बात करते हैं और फूड सिक्योरिटी ही अब असल मसला रह जाएगा। और हमजा ये बहुत अहम मसाइल हैं, इसलिए कि हम देखें कि पूरी दुनिया जो है वो पानी की कंजर्वेशन किस तरह से करती है और वो कितना सेंध के जिसे कहते हैं ना पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही पानी है जो हमारे यहाँ पर बेदरेक लुटाया भी जाता है, जिसके ज़खायर कम भी हो रहे हैं ज़ेर ज़मीन, जो वैसे भी इंडिया रोक रहा है। हमारे पास पानी जो है उसकी कमी मुसलसल होती जा रही है, लेकिन हम उस मसले से अभी उसकी अहमियत के बारे में इतना शऊर नहीं रखते या उसके बारे में इतने हमें केयर नहीं है, हमें परवाह ही नहीं है। बिल्कुल ये सही है, हम बेपरवाह लापरवाह किस्म के लोग हैं और हम परवाह नहीं कर रहे। लेकिन जो पानी है हमारा, खासतौर पे फराब जिसकी बात कर रही हैं, इसके हवाले से भी हम आपसे एक बाकायदा स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तान में जो ज़खायर है कितना गंभीर मसला, कितना कम हो गया। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप सब सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं। कहते हैं ना कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये काम जो है बड़ा मुश्किल है, बाज़ औक़ात इसमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है और ऐसी जगहों पर लगानी पड़ती है जहां पर आपकी जॉब या नेचर ऑफ जॉब आपसे ये तकाजा नहीं कर रही होती, लेकिन अपने फ़र्ज़ से बढ़कर अपना फ़र्ज़ जो है वो निभाना और अदा करना, ये हीरोज़ का कमाल होता है। ऐसे ही हीरोज़ से हम उनकी कहानी आपके सामने इस वक्त लेकर आ रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं मोटरवे पुलिस के अफसरान की दलेरी की और फ़र्ज़ शनासी की मिसाल की कि जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से कायम की, अपनी जान पर खेलकर बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया, बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। हमारे सामने हादसात वो आते हैं जो हो जाते हैं, जो बचा लिए जाते हैं ना, ऐसे हीरोज़ हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि हम तो तभी देखते हैं चीज़ को कि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली ये भी। और मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको एक वाक़या अपना भी सुनाऊंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मोटरवे पुलिस का। अच्छा, मामला ये है कि कौमी शाहराह पर रहीम यार खान के करीब मोटरसाइकिल और गैस टैंकर के दरमियान तसादम में आग भड़क उठी। अमला भी आग देखकर वहाँ से गायब हो गया, जो कि ज़ाहिर इर्द-गिर्द लोग मौजूद थे। कोई रेस्क्यू का इदारा भी इमदादी कार्रवाई के लिए मौके पर नहीं पहुँच सका इतनी जल्दी में। हादसे की इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस के एहलकार मौके पर पहुँच गए और 2 बहादुर एहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर जलते कंटेनर के बिल्कुल करीब पहुँच गए और कार्रवाई करके आग बुझाई। और वहाँ से ज़ख्मियों को भी उन्होंने खुद ही रेस्क्यू किया। LPG से भरा अगर ये कंटेनर फट जाता तो हम आपको बता देते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर ये कंटेनर खुदा न खास्ता फट जाता तो कम से कम 3 किलोमीटर का एरिया तबाह हो जाता। 3 किलोमीटर का एरिया तबाह हो जाता। आपकी हद निगाह इतनी नहीं होती कि वो एरिया तबाह हो जाता। और ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए
उन्हें भी अंदाज़ा होगा इस खतरे का कि ये कितना बड़ा एक बॉम्ब है जिसके नज़दीक इस वक्त जा रहे हैं, जिसे वो डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर वो ना करें तो कोई उन्हें पूछ नहीं सकता कि आपने किया क्यों नहीं, इसलिए कि वो उनकी उसमें नहीं आएगा, उनके जवाबदेह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर अपना जो है वो जिम्मेदारी समझते हुए उसको अदा किया और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। बिल्कुल, देखें ना, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी ख्याल आ रहा होगा कि ये मेरे पीछे ये लोग हैं, इनका क्या बनेगा। लेकिन ये इंसानियत है, ये वो हीरो हैं जिन्होंने ये देखा कि इससे नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, हम अगर उसको बचा सकते हैं अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, उन्होंने वो कोशिश की कि जी किसी तरह से हम काम करें। फरा कह रही थी कि मैं भी आपको एक वाकया बताऊंगी। मैं भी जब आ रही थी ना इस दफ़ा, तो बारिश बहुत ज़्यादा शदीद हो रही थी मोटरवे पे, तो आपको मालूम है मोटरवे से जब जा रहे हो आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ से जब कलर कहार से उतरते हैं तो एक स्लोप है, एक बहुत जो है ना नीचाई है जिसके ऊपर पानी जमा हो जाता है और फास्ट लेन में पानी जो है वो खड़ा होता है। और अगर गाड़ी तेज़ी के साथ उस फास्ट लेन में जाए ना, जो लोग ड्राइव करते हैं उन्हें तो पता है अब कहाँ खड़ा होता है, कहाँ स्लिपरी है, जो नए लोग हों, और वहाँ पर एकदम से वो फिर हादसा भी होते हैं। तो मैंने देखा है कि एक मोटरवे पुलिस का एहलकार एन उस जगह पर खड़ा हुआ है और वो लोगों को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तेज़ बारिश हो रही है, सर्दी है, और उसने वो मतलब उसके गैजेट्स ठीक है थे उसके पास, मगर वो लोगों को डिफ्लेक्ट कर रहा था कि इस वक्त फास्ट लेन में आने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ वाली लेन से जाएं। तो हमजा उस वक्त वहाँ पे उनकी मौजूदगी जो है वो कितने पोटेंशियल हादसा को उन्होंने बचाया, किस तरह से उन्होंने अपना रोल जो है उसको निभाया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम, बहुत जिम्मेदारी की बात है। और जिस मकाम की फरा बात कर रही हैं, अगर आप आम सूरज निकला हुआ है, रोशनी है, आप चला रहे हैं, वहाँ पर गाड़ी चलाना फिर भी मुश्किल होता है, आपको स्पीड भी वहाँ पर कम करनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में वो जानते थे कि यहाँ पर खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, वो वहाँ पर, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्रेक लगाई जाए तो गाड़ी स्लिप कर जाती है और पानी इतना खड़ा होता है कि ब्रेक आपको लगानी पड़ती है, गाड़ी एकदम से पानी में जाती है। तो वही ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके उसमें खुद से वो लोगों की सर्विस के लिए खड़े होना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। और बहुत सारी ऐसी और मिसालें भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोटरवे पुलिस रहीम यार खान के सेक्टर कमांडर मियां अफनान अमीन, इंस्पेक्टर नसरुल्लाह और इंस्पेक्टर आबिद मंजूर। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इंस्पेक्टर्स हमारे साथ मौजूद है ना, इंस्पेक्टर्स ने ये बहुत ही दलेराना जो है एक फैसला किया। पहले तो ये चीज़ है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, उसका फैसला करना कितना मुश्किल था, ये वाकया कैसे हुआ, आप हमें ये बताएं, और ये फैसला आपने कैसे किया कि ये अब हम दोनों को ही जाना चाहिए और इसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंस्पेक्टर नसरुल्लाह खान बात कर रहा हूँ जी। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, रेस्क्यू की गाड़ियाँ दूर थी, उनमें आधा घंटा लगना था उनको आने में। तो हमने डिसीजन लिया कि खुदाना खास्ता अगर ये सिलेंडर फट गया, जो ऊपर गैस बहुत बड़ा हुआ है, तो काफ़ी लोगों की जानों को खतरा था। फिर हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर फिर हमने एक पोर्टेबल CNG सिलेंडर गैस एक्सटेंशन लिया CNG पंप से। तो मोटरसाइकिल पे हम उसको ले गए घसीटते हुए, उसके गाड़ी के पास पहुंचे हम। तो हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जानों की खातिर और हमने कोशिश करके उस आग पे काफ़ी हद तक काबू पाया। अच्छा, कोई सेकंड बाद फिर जी कोई सेकंड थॉट्स आए, बंदा इस तरह का जब फैसला कर रहा होता है, जिसे अंदाज़ा भी होता है कि खुदा न खास्ता ये जिस मसले को हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ये हमारी वहाँ मौजूदगी, हमारी कोशिश के बावजूद फट भी सकता है, हम भी उसका शिकार हो सकते हैं। कोई रोके हो, आपने कोई तामुल किया हो, कोई सोचो विचार किया हो कि हमें क्या ज़रूरत है इस मसले में पढ़ने की? एक्चुअली जब ये हमने देखा कि 12 टायर्स एक गैस सिलेंडर के नीचे जल रहे हैं, 12 टायर्स थे जो ट्रक के उस टैंकर के जल रहे थे आग से, और उस LPG सिलेंडर में तकरीबन 3000 घरेलू सिलेंडर के बराबर गैस थी। तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि अगर ये 12 टायर इसी तरह जलते रहे और हमारे दोनों ऑफिसर्स ने उनको कूल डाउन ना किया कुछ हद तक, तो ये 45 मिनट में जब तक वो फायर ब्रिगेड आता तो ये ब्लास्ट या एक्सप्लोड कर सकता था। तो लिहाजा इन दोनों ऑफिसर्स ने मौके की मुनासबत से फ़ौरन डिसीजन लिया और करीबी CNG सिलेंडर, करीबी CNG पंप से एक पोर्टेबल किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर अरेंज किया और उसको घसीट कर लाए, और पूरी तौर पर जैसे आपके वीडियो में देखा आपने, इन लोगों ने उसको स्लाइस करके फायर को कुछ हद तक काम डाउन किया, कूल डाउन किया, और उसके बाद तकरीबन 30 मिनट बाद फिर फायर ब्रिगेड आए। बिल्कुल ठीक है, बताएंगे आपको। बिल्कुल ठीक है। सेक्टर कमांडर साहब मियां अफनान अमीन साहब, आप हमें इस वक्त सुन सकते हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि कितना नुकसान हो सकता था जो इन जर्री जवानों ने जो है कोशिश करके उसको नाकाम बनाया और वो काम किया जो इनकी जिम्मेदारी भी नहीं थी।
ये जी तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया हमारा इफेक्ट होता, जिसमें अगर खुदा न खास्ता ब्लास्ट का जो इफेक्ट आता, क्योंकि यहाँ पे तूड़ी बड़ी तादाद में पड़ी हुई थी, मड हाउसेस हैं दोनों अतराफ में, नॉर्थ साउथ बाउंड पे विलेजेस हैं और तकरीबन कोई 4-5 हज़ार अफराद यहाँ पे रहते हैं और ये प्योरली रूरल एरिया है फतेहपुर कमाल का। और इसमें जो दूसरा हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो ये था कि इस सारी सूरत हाल में हमने ट्रैफिक का बहाव किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से हमने ट्रैफिक के बहाव को चलाना है और किस तरह से अपनी ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मेन आर्टरी है जिसपे मियां अफनान साहब ये भी फरमाइएगा कि इतना बहादुरी का कारनामा सर अंजाम दिया इन इंस्पेक्टर्स ने, कुछ इनके लिए ऐलान, कुछ इनकी बहादुरी का इतराफ़, कुछ इन हीरोज़ को आपने एक्नॉलेज किया हो ताकि और बहुत सारे लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम हो कि किस तरह से अपने फ़र्ज़ को निभाना है और उसके लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार रहना है? जी, इनके लिए एडिशनल आईजी साहब सेंट्रल जनाब ज़ुबैर हाशमी साहब ने CC1 का कमिट किया है और अभी हम इनकी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह आज ही, और ये बहुत जल्दी इनको CC1 जो कि पुलिस में हाईएस्ट रिवॉर्ड है रिगार्डिंग एप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन बाय द सीनियर कमांड, वो इनको दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी खुशहाल बात है कि एक्नॉलेज किया जा रहा है और ये दोनों इंस्पेक्टर्स जो हैं हमारे वो हीरोज़ हैं कि जिनका जिक्र हमें ज़रूर करना चाहिए, जिनको सैल्यूट हमें ज़रूर करना चाहिए। और फिर इनसे सीखना क्या चाहिए कि अगर आप देखें कि किसी को भी कुछ ज़रूरत है, हम तो गाड़ी नहीं रोकते, हम तो बाइक नहीं रोकते, अगर किसी को ज़रूरत भी है तो ऐसा जज्बा पैदा करें कि जिससे बड़ा नुकसान होने से इन्होंने हमें बचाया। बिल्कुल, और हमें हर डिपार्टमेंट में इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है जो फ़र्ज़ शनास भी हों और जो अपने फ़र्ज़ से बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारी को, एक होता है आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ तक है, एक उस ज़िम्मेदारी से बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो इंसानी ज़िम्मेदारी होती है, जो अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है, जो मुआशरती ज़िम्मेदारी होती है, जो उस रोल को भी अदा करने और निभाने की अपने अंदर हिम्मत और जज्बा रखते हो। और हमजा, एक ये जो चलते फिरते बॉम्ब्स है ना, मुझे तो बड़ा डर लगता है। ये जो बड़े ऑयल टैंकर्स मैंने देखा, मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे बड़ा मैस करते हैं इनके साथ, एकदम से आगे आते हैं, एकदम से यूँ करते हैं। सो जहाँ पर भी आप ये टैंकर्स देखें, ये एहतियात करें कि ये बहुत फ्यूल इनके पास ऐसा होता है, एक्सप्लोसिव होते हैं, फट सकते हैं, धमाका हो सकता है, ख़तरनाक है। सो फासला रखें और ट्रैफिक में उनको एक लेवरेज दें कि वो अच्छी तरह से चल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं फराह, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। 2020 जो है ये कोविड-19 की वजह से कम से कम इन तमाम लोगों को जो इस साल को जिए हैं कभी नहीं भूल सकता है कि इसलिए कि इस साल ने हमें बहुत से नुकसान दिए हैं। अब एक तशवीशनाक खबर एक और भी आई है जो पूरी दुनिया में सुनी गई कि बरतानिया में पहले एक वेरिएंट डिस्कवर हुआ जिसने पूरी बरतानिया को अपने लपेट में लिया। अब पाकिस्तान में भी बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस सामने आ गए हैं और आलमी वबा की नई किस्म के केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी तस्दीक भी महकमा सेहत सिंध की जानिब से की गई है। और इसके हवाले से कहा जा रहा था कि ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये बच्चों पर भी उसी तरीके के असरात करता है जो हम देख रहे थे कि पहली लहर के दौरान बड़ों पर हो रहे थे। बच्चे पिछली लहर में हमें कोविड से ये एक बात सामने लगी थी कि बच्चों को इतना ज़्यादा जो है वो असरअंदाज नहीं हो रहा। सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन अब पता चला कि बच्चे भी इससे मुतासर होंगे जो नया वेरिएंट आया है। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत शीन हामिद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपने वक्त निकाला और ज्वाइन किया। फरमाइएगा, कोरोना वायरस की नई किस्म पाकिस्तान में पहुंचने का भी अब ऐलान हो गया है, पता चल गया है कि उसके रिपोर्ट हो गए हैं केसेस। वबा फैलने के खतरात कितने हैं और इससे निपटने के हमारी जो तैयारियां हैं और तमाम जो हमने मेजर्स दिए हैं वो कैसे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो सस्पिशियस केसेस जो है ये तकरीबन तीन जो हैं ये आगा खान यूनिवर्सिटी में इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 2 केसेस जो हैं वो NIH इस्लामाबाद में उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये NCOC जो है ये पूरी सिचुएशन के बारे में बहुत विजिलेंट है और इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये स्ट्रेन्स कंफर्म होने के लिए एक जीनोम सीक्वेंसिंग का एक अमल होता है जो कि इस वक्त जारी है, इसलिए हतमी तौर पे इसकी अनाउंसमेंट अभी NCOC की तरफ से नहीं आई कि ये स्ट्रेन वाकई पाकिस्तान में
आ गया, तो मेरा ख्याल है हमें 2-1 दिन और इंतजार करना चाहिए कि इसका फाइनल अनाउंसमेंट एनसीओसी की तरफ से आए। इस चीज को रोकने के लिए जिस तरह से हमने देखा कि जैसे इसकी स्ट्रेन के बारे में इत्तला आई तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो ये कि जो पिछले कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में जितने लोगों ने यूके से ट्रेवल किया है उन सब का डाटा जो है वो इमिग्रेशन से कलेक्ट कर लिया गया है और रेलेवेंट जो प्रोविंसेस हैं उनको दे दिया गया है, उनके चीफ सेक्रेटरीज को, डिप्टी कमिश्नर्स को, और उनके जरिए उस डाटा के जरिए उन पैसेंजर्स को ट्रेस किया जा रहा है और उनको ट्रेस करके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। ये जो पैसेंजर्स डिटेक्ट हुए हैं ये भी उसी प्रोसेस का एक हिस्सा थे और उनको डिटेक्ट करने के बाद जिसमें पॉजिटिव आया उनको फौरी तौर पे क्वारंटीन कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है, उनके मजीद टेस्ट जो हैं जारी हैं और बाकी पैसेंजर्स को भी ट्रेस किया गया। मेजॉरिटी जो है वो ट्रेस हो चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट बहुत विजिलेंट है। अगर ये स्ट्रेन पाकिस्तान में अगर कोई 2-4 पैसेंजर्स के थ्रू आता भी है तो इसको इसी जगह पे रोक दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया अब ये बात कर रही है कि बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं और बच्चों के लिए भी ये खतरनाक हो सकती है। हमने पहली लहर में ऐसा नहीं देखा था। अगर हम जिस तरीके से दीगर ममालिक बात कर रहे हैं उनको देखें तो क्या हमारे बच्चों का मुदाफ़ाती निज़ाम इतना ताकतवर है कि वो इस वबा से महफूज रह सकते हैं या फिर अब बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी? हमने देखा है बच्चे बाहर घूम फिर रहे हैं, छुट्टियां हैं, बच्चे शिमाली इलाका जात में गए हैं, वहाँ पर छुट्टियां मनाई जा रही हैं। देखिए ये वायरस जो होता है ना, इसकी एक खासियत होती है कि ये म्यूटेट करता है, ये अपने फॉर्म्स चेंज करता है, ये अपने सर्वाइवल के लिए और जैसे जैसे ये वायरस लोगों में आ रहा है जिनको हुआ है उनमें इसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट हुई हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त जब इंसान की बढ़ती है तो ये वायरस हमेशा म्यूटेट करता है, अपनी फॉर्म्स चेंज करता है ताकि ये एक्टिव रह सके और सर्वाइव कर सके ह्यूमन बॉडी में। तो म्यूटेशंस तो इसमें होती रहती हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये वायरस का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये बिल्कुल इस वक्त बच्चों के कुछ केसेस जो हैं या इस्लामाबाद जनरल हॉस्पिटल में भी 3-4 केसेस मौजूद है 12 साल की उम्र के करीब के बच्चों के। तो इसमें इस स्ट्रेन के आने से पहले भी कुछ केसेस जो हैं वो बच्चों में देखे गए थे। हमारे मुल्क में मेल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हमारे 44% बच्चे स्टंटेड है, मेल नरिश हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी इम्यूनिटी को लो करते हैं। तो इसके लिए घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि हम लोगों को एहतियात को मजीद क्लोजली फॉलो करना है। अगर लोग SOPs पे अमल करें तो कोई इसमें बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है, इसके फैलाव को रोका जा सकता है, मगर ये लोगों के अपने हाथ में है। वायरस से ज्यादा खतरनाक जो है वो पत्ते आती है। जी नौशीन साहबा, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त वैक्सीन नेशनलिज्म की बात कर रही है कि किसको पहले मिल रही है, कितनी मिल रही है, कितनी आबादी को मिल रही है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है वैक्सीन के बारे में? हम कब तक कह सकते हैं कि वैक्सीन हमें मिल जाएगी, मिल सकती है? और ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया गया है NIH का, ये कितना इफेक्टिव होगा अब इस तरह के मामला को डील करने के लिए? क्या कुछ असर पड़ेगा? लेकिन हालांकि ये मामला वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के तो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन हमारी लोकल जो वैक्सीन है उनके ऊपर भी ये फैसला असरअंदाज होगा? देखिए वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए तो इस वक्त एक कैबिनेट कमेटी बना दी गई है जिसमें 5 वफाकी वुज़रा जो हैं वो शामिल हैं और आज भी उसकी 2:30 बजे मीटिंग है। उसमें जब वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के फाइनल फैसले जो हैं वो कैबिनेट कमेटी करेगी। मगर NIH में जिस तरह से अब हमने CDC और ये तमाम ये जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो पाकिस्तान में पहले इस किस्म के जो मैकेनिज़म्स हैं वो मौजूद नहीं थे कि ये जिस तरह से जब ये वबाएँ आती हैं इनको किस तरह टैकल किया जाता है, इसके लिए कौन से टूल्स जो होते हैं वो अपनाए जाते हैं। तो ये हमने एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि हम लोगों ने एक इस किस्म का मैकेनिज्म जो है वो इन प्लेस किया है। इसी तरह जो फेडरल इमरजेंसी रिस्पांस की एक ज़रूरत होती है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि दुनिया में अब ये पेंडेमिक्स और वबाएं जो हैं वो आती रहेंगी। तो वैक्सीन जो है वो प्रोक्योरमेंट के बिल्कुल फाइनल मराहिल में है और इंशाल्लाह ताला 2-4 दिनों में ये जिन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है वो फाइनलाइज होकर सामने आ जाएंगी और हमें उम्मीद है कि मार्च तक ये एंड ऑफ ये जो फर्स्ट क्वार्टर 2021 है वो वैक्सीन आ जाएगी और फर्स्ट फेज में ये एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी जैसे पूरी दुनिया में लग रही है जो इस वक्त डायरेक्टली। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो जैसे आप कह रही हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी प्राइस डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आपको एक अच्छी खबर देंगे, लेकिन उसके साथ कुछ जुड़े हुए तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपको बताएंगे। कुछ मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है और फिर ये इंडस्ट्री जो है पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री बन जाए। आप बोल रहे थे ना हमजा, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो जैसे हम कहते हैं ना कि आई हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। पहले कौन सी सुनो? सो ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के साथ तो आजकल बहुत ज़्यादा है। वी हैव गुड न्यूज़, वी हैव बैड न्यूज़, समझ नहीं आती कि किसको पहले सुनाया जाए। लेकिन कोरोना वबा के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया रवा दवा होने की अच्छी खबर जो है वो हम सब ने बड़ी खुशदिली से सुनी, बड़े खुश हुए हम। बाकी खित्ते के जो ममालिक हैं उनके निस्बत पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मुल्क की बरामदात अक्टूबर के महीने में $2.1 बिलियन थी, लेकिन नवंबर की एक्सपोर्ट ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ज़रा ये भी बताते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास इस वक्त अगले 6 माह के लिए ऑर्डर्स बुक हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। काम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से लेबर को भी काम मुसलसल मिल रहा है। हमने पहले शॉर्टेज की भी बात की थी कि लेबर कम पड़ गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छे ऑर्डर यूरोप और अमेरिका से मिले। अब यहाँ से शुरू होता है मगर इन अच्छी खबरों के साथ कुछ तवज्जो तलब मामलात भी हैं। गारमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े अफराद का कहना है कि उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वक्त पर काम ना मुकम्मल होने की वजह से ऑर्डर कैंसिल भी हो रहे हैं। और अब देखें ऑर्डर्स मिल रहे हैं और फिर हमें कैंसिल करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा गैस प्रेशर का भी मसला हमें दरपेश है, जबकि जीएसटी पर भी सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत को चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतालबात को सुने और उनके हल के लिए मुनासिब इक़दामात करे, ताकि जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको कम अज़ कम पूरा कर लिया जाए, उनको कैंसिल ना करना पड़ रहा हो कि हम बना ही नहीं सकते। इस सवाल से बातचीत करते हैं पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपर्ट्स के चेयरमैन अदीब इकबाल शेख से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग शेख साहब, फरमाइएगा क्या वाकई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और क्या मुश्किलात हैं आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नो डाउट जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान की लक कह लें कि पाकिस्तान में ऑर्डर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। होम टेक्सटाइल के ऑर्डर बहुत ज़्यादा है और गारमेंट्स के बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए हुए हैं। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही आती है, जब चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर एक बड़ा माफिया एकदम निकल आता है, चीज़ों को शॉर्टेज करनी शुरू कर देता है। तो एज ए एक्सपोर्टर और एज ए क्योंकि प्रेगमिया जो है ना जी, ये पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स, ये जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ है उनको रिप्रेजेंट कर रही है पूरे पाकिस्तान में। हमारे यहाँ कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी और सियालकोट में भी। इश्यूज ऑफ प्रॉब्लम हमें जो मेन इश्यूज अभी आ रहा है, हमारा जो मेन रॉ मटेरियल है फैब्रिक है। हमारी जो खपत है 60% जो हिस्सा है वो फैब्रिक है, और जो जितनी फैब्रिक मिल्स हैं वो हमें 2-2-2.5 माह का टाइम दे रही हैं। मुझे बताएं हाउ कैन पॉसिबल कि हम ऑर्डर अपने जो एग्जीक्यूट कर लें टाइमली, क्योंकि लीड टाइम जितना शॉर्ट होगा कस्टमर उतना ज़्यादा खुश होता है। हमें कस्टमर लीड टाइम है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं। और हमने बाकी देखिए फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट हमें कर रही है, नो डाउट इसमें हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है इसमें। और ये वाइड इंडस्ट्री है जो स्टैंड बाई है, और इस इंडस्ट्री से हमें काफ़ी ज़्यादा हुकूमत मजीद क्या कर सकती है आपके लिए, क्या मजीद कर सकती है, आप क्या कहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या किसी से बातचीत भी चल रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब खुद बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे इस इंडस्ट्री में? देखिए जी, रज़ाक दाऊद साहब माशाल्लाह जो मिनिस्टर हैं कॉमर्स के, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएटेड को वो कर रहे हैं। वैल्यूएटेड के लिए वो हमारी बात सुनते हैं और अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं। अभी हम ट्रेड पॉलिसी का वेट कर रहे हैं। ट्रेड पॉलिसी अभी इन्होंने अनाउंस की है अभी तक, लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसका भी वेट किया जा रहा है। उम्मीद है वो भी बहुत अच्छी होगी। हमारा जो मेन 2 इश्यूज हैं, अगर बिलीव करें ये सेटल हो जाए ना, तो हमारी एक्सपोर्ट इससे डबल हो जाएगी जो चल रहा है। पहला इशू है कि आपको पता है कि दुनिया मैन मेड फैब्रिक्स पे आगी हुई है, और पाकिस्तान में हम फैब्रिक इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में मेरा जो रॉ मटेरियल है जिससे मैं गारमेंट्स बनाता हूँ वो तो एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमें इंपोर्ट की इजाज़त नहीं है। इंपोर्ट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं। हम ये कहते हैं कि या तो मेरा जो रॉ मटेरियल है जिसमें मैं अपनी गारमेंट्स बनाता हूँ उसकी एक्सपोर्ट को रोका जाए। वो मेरा रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, वैल्यू एडेड की बात की जा रही है। तो या हमें इजाज़त दी जाए कि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, जो जितनी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं वो ख़त्म करें, ताकि हम आज आप देखें कि अगर आप देखें पाकिस्तान में मदूद सिर्फ आप देखे होंगे जीन्स
निटवेयर्स वगैरह, लेकिन दुनिया में अब जाते हैं बाहर जैकेट्स है, नैरोन फैब्रिक है, टेस्लॉन फैब्रिक है, बहुत किस्म की है, शर्ट्स है। इन फैब्रिक को हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए और इसमें जो ड्यूटीज़ है इनको ज़ीरो किया जाए। जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने, जो हमारी रेगुलेटरी ड्यूटी थी कॉटन यार्न पे इन्होंने ज़ीरो कर दी है। हम ये चाहते हैं फैब्रिक पे भी ड्यूटी की जाए। और इसके अलावा सेकंड ये है GST, 17% GST हम दे रहे हैं। मुझे बताएं कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाला है जो कि छोटे लेवल पे अपना काम कर रहा है, वो 17% अगर 1 करोड़ की एक्सपोर्ट करता है तो 17 लाख रुपया गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। वो वापस आने में 3 माह लगते हैं। इस तरह बेचारे का कैश फ्लो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो ये 2 चीजें कर दें और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ आपको कि आप डबल से डबल एक्सपोर्ट ले लें पाकिस्तान की। अदीब इकबाल साहब ये भी फरमाइएगा कि जिन दिनों में कोविड के दिनों में जैसे आपने खुद नाम लिया बांग्लादेश और बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पे कम हुआ ये काम और उनके ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले, ये मुश्किल हालात थे, वहाँ से ऑर्डर्स जो है वो रिजेक्ट होने की वजह भी यही थी कि टाइम फ्रेम जो है वो नहीं बता रहे थे जो कि उनको चाहिए था, जो पाकिस्तान ने कमिट किया। जब आप लोग कमिटमेंट्स कर रहे थे आपके मद्देनजर नहीं थी ये बात के गैस क्राइसिस भी आ सकते हैं, ये GST के मसाइल हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है, जब आप लोगों ने ऑर्डर्स पकड़े हैं और ये कमिट किया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी साख भी तो एक बड़ी चीज़ है ना सिर्फ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट की बल्कि पाकिस्तान का नाम भी तो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जो कमिटमेंट्स की गई थी वो किन बेसिस पे की गई थी? देखिए गैस का तो हमने ऑलरेडी अल्टरनेटिव हर लोगों ने कर लिया हुआ, गैस के अल्टरनेटिव हमने कर लिए हुए हैं। हमें कमिटमेंट्स की थी, हमें तो कमिटमेंट्स देखे कस्टमर्स अब ऑर्डर जो है ना कैंसिल हो रहे हैं। कस्टमर कहता है जी मुझे 45 डेज में दे, मैं कैसे पॉसिबल है उसको करूँ, मैं 45 डेज में डिलीवरीज दूँ, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर वापस जा रहे हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में जो फैब्रिक मिल्स हैं जो बाहर फैब्रिक भेज रही हैं वो बाहर रोका जाए, उनको रोका जाए और वो फैब्रिक हमें दिया जाए। अच्छा, वो $2 में फैब्रिक बेचती है, हम वही गारमेंट्स $8 में बना के बेच रहे होते हैं उसी फैब्रिक में। तो ये देखिए ये अनसर्टेनिटी थोड़ी सी है, अगर इसको ठीक कर लिया जाए और गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, नो डाउट एफर्ट कर रही है, लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अगर हमारे इमरान साहब इनका विजन है और अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे भी एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हमें पता था लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कितने ऑर्डर्स आएंगे, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन हमें अब फैब्रिक हमें मिल जाए, सबसे पहले जो हमारा बेसिक रॉ मटीरियल है, आप इंशाल्लाह देखिएगा चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो FDA एग्रीमेंट बेहतर किए जाएँ, इससे एक्सपोर्ट और भी बेहतर हो सकती है। और इसके अलावा गूगल लीड टाइम कस्टमर आजकल दौर है फास्ट फैशन का, कस्टमर कहते हैं ठीक है। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर किए अदीब इकबाल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, कुछ खदशात हैं लेकिन जब आपने बात की कि ऑर्डर्स पकड़ने से पहले हमें देखना चाहिए कि मेरी इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है और मैं इतने दिन में ऑर्डर पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी वक्त लेवरेज ले लिया जाए कुछ टाइम का तो वो बेहतर है, क्योंकि ये जो साख है ना वो जैसे कहते हैं कि साख नहीं वापस आती, साख जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी शख्स के लिए भी और किसी दुकानदार के लिए भी, किसी मुल्क के लिए भी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा अब आपकी डोमेन है, मेरी डोमेन अब आप खाने सोचोगे पीने की कि बात, हाँ स्पोर्ट्स की बात है, खाने पीने की बात है तो खाने पीने की बात है तो खाने पीने की कुछ बात करते हैं। हैदराबाद में वैसे तो तमाम ही खाने चटपटे और मशहूर हैं लेकिन मसालेदार बिरयानी का कोई जवाब नहीं है वहाँ पर। हैदराबादी जो चटखारे हैं ना वो वैसे भी बड़े मशहूर और जाने पहचाने हैं। और हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में अगर आप बिरयानी स्ट्रीट जाएं, जी पूरी स्ट्रीट है बिरयानी स्ट्रीट, तो वहाँ की मज़ेदार बिरयानी खाए बगैर वापस आना मुमकिन ही नहीं है। इस बिरयानी की खास बात क्या है वो देखेंगे मतलब कि मेरा देखने भी होता है कि मोहम्मद वकास हमें दिखा रहे हैं कि क्या इसमें खास बात है। जी वकास बताइएगा।
जी बिल्कुल, यूँ तो हैदराबाद के बहुत से खाने मशहूर हैं, लेकिन जब बात होती है हैदराबाद की बिरयानी की तो सारे खाने पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी जायके में बेमिसाल है। हैदराबादी रिवायती मसालों से तैयार होने वाली बिरयानी बीफ हो या चिकन दोनों का ही जायका लाजवाब होता है, और जब बिरयानी के ऊपर तली हुई प्याज डालकर साथ रायता पेश किया जाता है तो खाने वालों का मज़ा दोबाला हो जाता है। यही वजह है कि हैदराबाद के शहरी बड़ी तादाद में बिरयानी की दुकानों का रुख करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 11 में एक बिरयानी की दुकान पर, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हैदराबादी बिरयानी लाजवाब होती है और उसकी खुशबू जो है वो बेमिसाल है। जब दुकान पे पहुँचते हैं तो बिरयानी की खुशबू से जो है वो भूख में इजाफा हो जाता है, और यही सूरत हाल इस वक्त मेरी भी है। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिरयानी की खुशबू है मुझे कितना मजबूर कर रही है, और मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि मैं बिरयानी खाऊं और अपनी भूख मिटाऊं। जी बिल्कुल ठीक है वकास, आप अपनी भूख मिटाएं। हम भी कुछ ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि हम यहाँ पर बैठे ही कुछ खाने वाली चीज़ मंगवा सकें। हम बिरयानी मंगवाना चाहते हैं तो हमारे पास फूड पांडा की ऑप्शन मौजूद है। हम मंगवा सकते हैं यहाँ पर। और ये एक ऐसी सर्विस है कि जिसने पेंडेमिक के दिनों में ख़ास तौर पे हमारे दिल जीत लिए हैं। वैसे वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है, तो पाकिस्तानियों पे ये बात जो है बहुत सादिक आती है। इसलिए कि जब मौसम सख्त हो, बारिश हो रही हो, आप खुद ना जा सकते हो और दिल भी चाह रहा हो कुछ खाने का, तो हमें क्या याद आता है? फूड पांडा। बिल्कुल ऐसी है। और अब ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और मर्द हजरात के लिए ये एक रिलीफ वाली चीज़ है। वो इसलिए कि अब आपने अगर ग्रॉसरी करनी है तो फूड पांडा जो है आपकी इसमें भी मदद करने जा रहा है, पांडा मार्ट के नाम से। अगर ख़वातीन ने ग्रॉसरी करनी है, मर्द हजरात के आपको कि बार बार कहने की उनको ज़रूरत नहीं है कि चलें ग्रॉसरी कर रहे हैं, चलें ग्रॉसरी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सो इनका जो कहना है कि ऑल यू नीड इन 30 मिनट्स। अच्छा हमसे जो आप कह रहे थे ना कि जब मार्ट से चीज़ें भी खुद ब खुद आ जाएंगी ना, खुद ब खुद मतलब है कॉल करें, आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट बताएं जो कुछ चीज़ें आपको चाहिए और वो घर पर आपको मिल जाएंगी, तो मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़े भी बहुत कम हो जाएंगे। बहुत कम। अक्सर लड़ाई झगड़े जो इस बात पे हो रहे थे, कब से आपको कह रही हूँ मुझे दही ला दें, आप हिल ही नहीं रहे हैं, आपने जाना ही नहीं है, मैच चल रहा है, खाना नहीं खाना है, खाना नहीं बनाना, तो ये डायलॉग्स भी खत्म। बच्चों के अंडे खत्म हो गए हैं, बच्चे अंडे के बगैर स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, 30 मिनट में आपको मिल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इबादुर रहमान अहमद साहब, पांडा मार्ट के डायरेक्टर हैं। इनसे जानेंगे कि ये पांडा मार्ट है क्या। तो इबाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फूड पांडा से तो हम सब बहुत मुस्तफीज हुए, घर बैठे जो चीज़ चाहिए होती थी, जिस वक्त चाहिए होती थी, हम मंगवा लेते थे। ये ग्रॉसरी कैसे मंगवा सकेंगे? कोई ऐप अलग से आ रही है या यही ऐप है, इसके अंदर सेक्शन मौजूद होगा? जी वालेकुम सलाम। ये हमने बेसिकली जिद्दत हम इसी ऐप के अंदर ही हमने क्रिएट किया। तो हमने किया ये कि अगर आप मेन पेज पे जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट्स का सेक्शन होता है और एक शॉप्स का सेक्शन होता है। तो शॉप्स में आप जैसे ही जाते हैं तो अगर आपके पास पांडा मार्ट की सहूलत मौजूद होगी आपके एरिया में, तो आपको जो पहली शॉप नज़र आएगी वो पांडा मार्ट की शॉप होगी। ठीक है। अच्छा इसकी इनफरादियत क्या होगी? जैसे हमने देखा है कि फूड पांडा हमेशा बड़ी ज़बरदस्त डील्स लेके आता है। मुझे तो उनकी डील्स हैं आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं कि वो डील्स है ना। अब मैं तो मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे फूड पांडा की ये डील आई है और हमने ये खाना है, तो यहाँ पर भी कुछ डील्स ऐसी होंगी जो कि बाकी हैं इस वक्त, जो बाकी चीज़ों से इसे ज़रा डिस्टिंग्विश करेंगी। जी बिल्कुल। देखें आजकल थोड़ा सा जो है हमारा ईयर एंड क्लोज हो रहा है, तो हमने अपनी डील्स को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली ऑफ किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अगला हफ्ता शुरू होगा तो हमारे डिस्काउंट वाउचर्स दोबारा पांडा मार्ट पे भी एप्लीकेबल होंगे। आई थिंक जो इसमें आपने बात की वो बड़ा अच्छा सवाल था आपका कि इसमें इंफरादियत क्या है। 3,500 SKUs या प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास ऐप के ऊपर मौजूद हैं और इंशाल्लाह अगले 2.5 से 3 महीने के अंदर हम कोई 5-5,500 प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे, जिसका मतलब है आपकी ज़्यादातर ग्रोसरी नीड्स जो हैं अगर वो आपको 30 मिनट से कम के अंदर आपके डोर स्टेप पे मिले तो आई थिंक ये इसकी बड़ी स्पेशल चीज़ है। और इंशाल्लाह हमारा काफ़ी अरसे तक इसके ऊपर कोई भी डिलीवरी फी लगाने का कोई प्लान नहीं है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जो है कंज्यूमर तक आप पहुंचाएंगे, वेयर हाउसेज होंगे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। अभी क्या सिर्फ ये कराची के अंदर ही आपने इसको ऑपरेशनल किया है? दीगर शहरों में कब तक ऑपरेशनल होगा?
अगेन 11 हमारे स्टोर्स जो हैं वो कराची के अंदर है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं शेयर करना चाहूँगा कि आज कोई 9:30 पौने 10 बजे हमारा पहला स्टोर हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के इलाके में भी आज ही लाइव हुआ है। तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद एवरीवन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। इंशाल्लाह अगले साल फरवरी मार्च के अंदर हम लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और बाकी जो भी सिटीज़ हैं, स्पेशली पंजाब साइड के ऊपर और दूसरी जगहों पे हम वहाँ पे भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्वालिटी के बारे में भी बताइएगा, इसलिए कि ये इंश्योर होना कि हम जो चीज़ ग्रोसरी की मंगवा रहे हैं वो ताज़ा होगी, फ्रेश होगी, उसकी डेट जो है वो भी उसी तरह से होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ये चीज़ें कैसे इंश्योर की जाएंगी और इसके बारे में अगर किसी को कोई रिजर्वेशन या कंप्लेंट हो उसको कैसे डील किया जाएगा? ये जो क्लाइंट सर्विस है या फैसिलिटेशन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इसमें देखें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपके वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके वैसे ही वेल लाइक प्रोडक्ट्स हैं, आपकी चॉकलेट्स हैं, आपकी बेवरेजेस हैं, आपके स्नैक्स हैं, क्रिस्प हैं। आपने दूध, डबल रोटी, अंडे, मक्खन की बात की, तो टिपिकली ये जो वेंडर्स होते हैं या आपके रिलायबल वेंडर्स ही होते हैं। हम उनसे डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर करके आप तक ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक रहा सब्ज़ी, फल, दाल, मसाला जात का, चावल का, शुगर का, तो वो हमने एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जहाँ पर एक प्रॉपर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, QA/QC का मैकेनिज्म मौजूद होता है। वो क्वालिटी एश्योरेंस के बाद ही वो सारी चीज़ें पैक की जाती हैं और उसके अंदर जो भी वेस्टेज होता है वो कंपनी खुद अपने ऊपर इनकर करती है एज अ लॉस, ताकि आपके पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ सकें। जहाँ तक रहा सवाल आपका कि जी क्या अगर कोई स्लिपेज हो जाए तो फिर क्या तरीका होगा, हमारी इंतहाई एक वेल ट्रेंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस की टीम है। अगर आप उनको चैट के ऊपर एंगेज करते हैं, वो डेफिनेटली आपकी कंप्लेन को नोटिस करते हैं और उसके ऊपर आपको इमीडिएटली जो है वो अपोलोजाइज करके उसका एक सॉरी पॉइंट वाउचर के नाम से आपको रिफंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई मिनिमम अमाउंट भी रखी गई है कि इतनी अमाउंट का कम से कम आपको जो है ना ऑर्डर करना होगा? फिर कुछ लोग जो ग्रोसरी करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो 1 महीने की इकट्ठी ग्रोसरी कर ली है और वो 15, 20, 25 हज़ार तक जाती है। तो क्या इतनी ग्रोसरी की जा सकती है? यहाँ से कोई अपर लिमिट भी लगाई गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने जो मिनिमम अमाउंट रखी है वो सिर्फ 99 रुपीज़ रखी है और 99 भी बड़ा सिंबॉलिक है क्योंकि बेसिकली 99 रुपीज़ में तो इस ज़माने में मतलब मुश्किल से कोई आई थिंक आपकी इक्का दुक्का चॉकलेट्स आती होंगी। 99 रुपीज़ इज़ द मिनिमम लिमिट, अपर लिमिट कोई नहीं है। अभी हमने मेरे ख्याल में लास्ट वीक हमने अपना सबसे बड़ा ऑर्डर किया था जो आई थिंक क्लोज टू 26,000 का था और उसको सर्विस करने के लिए हमारा, आपको पता ही है कि राइडर जो होते हैं वो हमारे 2 व्हीलर मोटरसाइकिल्स पर आते हैं। 3-4 भेज दिए आपने? 4 या 5 जो है जी वो पहुंचे थे वो वाला ऑर्डर सर्व करने के लिए। अच्छा ठीक है। और ये भी हमें बता दें कि क्या सब कुछ मिल पाएगा, कि ये चीज़ आपको चाहिए मिल पाएगी? क्या पता, कैसे पता लगेगा? हम जाएंगे, कुछ इन्वेंट्री आपके पास ऐप के ऊपर हमें शो हो जाएगी कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप उनको ऑर्डर करेंगे तो उसी इन्वेंट्री में से आ जाएगा? जी बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा अभी 3,500 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। आप ऐप के ऊपर स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल रियल टाइम इन्वेंट्री होती है। इस पूरे जो इस जिद्दत का जो सबसे ज़्यादा सहूलत या फ़ायदा है वो ये है कि जो अवेलेबल होता है वही नज़र आता है, वरना नज़र नहीं आता है, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी यूजफुल कि आपको उस वक्त वही वाला व्यू मिले कि जो उस वक्त लाइव अवेलेबल चीज़ें मौजूद हैं। हम उसके अंदर मुस्तकिल प्रोडक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा इंशाल्लाह हमारा एम है कि अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर हमने 4,500-5 हज़ार SKUs के ऊपर जाना है, विच विल बेसिकली कवर जो भी आपकी मैक्सिमम नीड्स होती हैं। जो आप किसी सुपर स्टोर या इवन सुपरमार्केट के पास भी जाते हैं तो प्रॉब्ली उनके पास होते हैं 25-30 हज़ार SKUs, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मूविंग 5,000 SKUs होंगे वो अवेलेबल होंगे जो आपकी ज़्यादातर मैक्सिमम नीड्स को कवर कर रहे होंगे, मोर देन 80-85%। बिल्कुल सही। सेविंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना, क्योंकि ख़वातीन का डोमेन है तो वो तो एक एक पैसा बचाती हैं। तो क्या मार्केट से सस्ती चीज़ें यहाँ पर होंगी या फिर मार्केट रेट पर मिलेंगी? इस हवाले से भी बता दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि मार्केट रेट या मार्केट रेट से ज़्यादा लोअर साइड के ऊपर आपको चीज़ें मिलें और इंशाल्लाह आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जब भी वाउचर अप्लाई होता है तो इवन प्राइस लेवल पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जो चीज़ होगी वो मार्केट रेट या उससे सस्ती होगी और फिर वाउचर लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन जाएगी। तो हमारा पर्सपेक्टिव पूरा ये था कि जब हम करें तो लोग इसको अडॉप्ट करें खुशदिली से, सिर्फ ये ना सोचें कि जी इसमें कन्वीनियंस का एस्पेक्ट है कि घर पे चीज़ आती है, घर ना सिर्फ चीज आए बल्कि उसके रेट्स भी कंपेटिटिव हो और एक अच्छी डिसेंट 4-5 हज़ार की असॉर्टमेंट भी हो, तो ताकि लोगों को अपनी वो वैरायटी मिले जो वो लेना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको रेट्स इंतहाई कंपेटिटिव मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। बात साहब, फूड पैंडा की हम बात करें तो उसको तो हम सब ने बहुत ज़्यादा उस ऐप को इस्तेमाल किया है, बेहतरीन आपको रिस्पॉन्स आया होगा। इसका रिस्पॉन्स कैसा अभी तक आया है? लोग कितना पसंद कर रहे हैं? और जिस तरह फरा कह रही थी कि घरों के लड़ाई झगड़े आपने ख़त्म कर दिए हैं ये इनिशिएटिव लेके।
जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही थी। आप लोग खुद जानते होंगे कि अब जो है ज़माना बदलता जा रहा है। ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं उसके अंदर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर वर्किंग, और बहुत कम टाइम होता है कि ग्रोसरी को जो है कोई एक ज़माना था कि रिक्रिएशन समझा जाता था। इवन जो है हमारे वालिदैन के टाइम के अंदर भी ग्रोसरी करने जाते थे तो कुछ और भी काम होता था। अब जितने लोग मसरूफ़ होते जा रहे हैं तो ग्रोसरी रिक्रिएशन नहीं है। लोग बोलते हैं कि जी ग्रोसरी अगर घर पे आ जाए और हमें अच्छी क्वालिटी की अच्छी रेट्स पे मिले तो हम क्यों अपना टाइम जो है वो इसके ऊपर वेस्ट करें। तो आई थिंक इसमें जो रिस्पांस की आपने बात की, मैं इस पर कहना चाहूँगा आपको कि मैं नंबर्स कोट अभी नहीं कर सकता ऑन एयर, ऑफ कोर्स यू वुड अप्रिशिएट, लेकिन जो भी हमारा इनिशियल फोरकास्ट था हम उससे 7.5 to 8 टाइम्स ऑर्डर्स कर रहे थे, जो कि हमारे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी कि इतना अच्छा रिस्पांस और फीडबैक मिलेगा। और इनफैक्ट हमारी ऑपरेशंस पे और सप्लाई चेन पे एक बहुत सिवियर एक प्रेशर आया था इनिशियली कि यार ये तो बहुत ही फिनोमिनल फीडबैक है। तो बहुत मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, कराची की मार्केट ने अब तक, और हमारा यकीन है कि इंशाल्लाह कि जब हम पंजाब और अप कंट्री की मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें सिमिलर रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू इन पंजाब एज वेल। ये बताइएगा कि कोविड के दिनों में कैसे, मतलब ये भी तो एक पूरा एक सिलसिला है जिसे आप डील कर रहे होंगे, उसके बारे में बता दीजिएगा कि जो लोग फूड मार्ट से चीज़ें मंगवाएं या फूड पैंडा से मंगवा रहे हैं वो इसके बारे में कितना कॉन्शियस होंगे लोग कि जी लोग जो आपके राइडर्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी या उनकी वो कितने प्रोटेक्टेड हैं इस वक्त कोविड से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे जितने भी स्टाफ, हमारे जितने कॉलीग्स काम कर रहे होते हैं हमारे स्टोर्स के अंदर, जिनको हम डार्क स्टोर्स कहते हैं, या हमारे मिनी वेयर हाउसेज हैं, उन सब के पास कुछ चीज़ें बेयर मिनिमम होती हैं। सो फॉर एग्जांपल उन सब के पास ग्लव्स होना मैंडेटरी हैं, दे ऑल हैव टू वेयर फेस मास्क, उनके हेयर नेट्स होते हैं ताकि कभी भी कोई कंटामिनेशन उनके हेयर वगैरह की ना आए। ऑफ कोर्स अगर कभी भी कोई शख्स बीमार होता है वो इमीडिएटली उसको रिमूव कर दिया जाता है कि वो क्वारंटीन में जाए और फिर दोबारा उसको अगर सर्विस रीजॉइन करनी है तो वो कर ले। राइडर्स के साथ भी एग्जैक्टली यही रूल्स फॉलो होते हैं, और आपने जो नोटिस किया होगा पैंडा मार्ट के ऊपर भी उन्हीं चीज़ों का इतलाक होगा जिसपे जो मेन फूड पांडा की ऐप के रिलेवेंट होती हैं विद रिगार्ड्स टू फूड ऑर्डरिंग, विच इज़ कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। तो अगर आपके घर पे कोई डिलीवरी आई है और अगर आप अपनी ऐप पे कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी मार्क कर दें तो सिर्फ कैश एक्सचेंज के अलावा वो चीज़ें भी आपके डोर स्टेप पे छोड़ के चले जाएंगे ताकि वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट मिनिमम हो। बहुत शुक्रिया बात साहब, थैंक यू वेरी मच। फिनोमिनल हैं ये सारी चीज़ें कि वो कल तक जो एक पहाड़ लगता था, और अगर हम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग द डिटेल्स फूड मार्ट की। हमजा अगर हम इसमें टाइम फैक्टर डाल लें ना और फ्यूल जो हमारा बचता है तो खासी बचत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये बाकी शहरों में भी आएगी, कराची ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जब बाकी शहरों में भी आएगी तो फिर भी हम देखेंगे कि इसका रिस्पांस कैसा आता है। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अब हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की। आपके पास भी रोज़ाना कोई ना कोई मैसेज इस किस्म का आता होगा कि मुबारक हो, आपका इनाम निकल आया है, इस नंबर पे कॉल करें और अपना ID कार्ड नंबर लिखवाएं। और फ़रा से मैं यही कह रहा हूँ, फ़रा आपका इनाम निकला है, मैं आपको इनाम दूंगा, पहले आप मुझे 5,000 रुपया दें, मैं आपको 5 लाख रुपया भेजूँगा। अच्छा, हाँ जी, इस तरह का वो जो है ना इनाम आपका निकल रहा होता है। भाई मेरे उस 5 लाख में से जो है ना 5,000 काट के 4,95,000 मुझे भिजवा दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये फ्रॉड है। और अगर आपको ऐसी कॉल आए तो कभी अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आप साइबर फाइनेंशियल क्राइम का निशाना बन सकते हैं। और पाकिस्तान में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, इसी तरह साइबर क्राइम की वारदातें भी बढ़ रही हैं। वारदातें भी तो अपग्रेड हो रहे हैं ना साथ साथ। बिल्कुल ठीक है, वो हो रहे हैं, लेकिन हमारी सोच जो है वो अभी उतनी जो है अपग्रेड नहीं हुई, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और यही आज हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, रेमेडीज़ हमारे पास क्या हैं। अगर हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए, अव्वल तो होना नहीं चाहिए, इसलिए हम आज ये बात कर रहे हैं, अगर हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है ज़ैन कुरैशी। ज़ैन वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ये जो हमने अभी बताया, इसके अलावा भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, किस किस्म के होते हैं, कौन कौन से केसेस आते हैं आपके पास, जो हमें भी तफसीलात कुछ बताइए। जी देखिए, फाइनेंशियल क्राइम जो है ये भी एक साइबर क्राइम की किस्म है। और साइबर क्राइम की जब हम बात करें तो साइबर क्राइम ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई किसी की तस्वीर लगा दे तो यही साइबर क्राइम है।
फाइनेंशियल क्राइम के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल क्राइम कमिट किए जा रहे हैं जिसमें लोगों से इंफॉर्मेशन उनकी दरकार की जाती है। बाज़ औक़ात ये बता कर के वो किसी उनके बैंक के मैनेजर बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ये बता के कि ये इन्फॉर्मेशन दरकार है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देंगे तो आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो लोग जो है वो इस तरह बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो इन चीज़ों पे बिलीव करते हुए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें उनका CNAC, जिसमें वालदा का नाम, वालिद का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, ये लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अगर इन तमाम चीज़ों को हम एक साइड पे कर दें, जो ज़्यादातर लोगों को इस फ्रॉड के अंदर जो है वो घेरा जाता है, वो ये बता के कहा जाता है कि जी आपकी लॉटरी निकल आई है या आपका इनाम निकल आया है। तो लोग लालच में आके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। और बहुत सारे, जैसे मेरे पास अक्सर कभी कोई केस आया तो मैंने 1-2 दफ़ा लोगों से ये भी पूछा कि क्या आपने किसी लॉटरी में अप्लाई भी किया था, कि या आपने जाके कहीं पे कोई फॉर्म भरा हो जिसकी वजह से आपकी लॉटरी निकल आई हो। तो जवाब था कि नहीं। तो जब आपने लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जब आपने किसी जगह के अंदर, जब आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने कुछ किसी भी जगह पे अप्लाई नहीं किया, तो आपकी लॉटरी कैसे निकलेगी? वो समझते होंगे इसीलिए तो लॉटरी है वो, क्योंकि वो खुद ही लालच की वजह से। और दूसरा बाज़ का ये भी होता है कि आपको कोई मैसेज आ जाएगा कि आपके पास एक कोड आ गया है, एक शख्स है वो आपको कॉल करेगा, वो आपके साथ कहेगा जी गलती से एक कोड आ गया है, वो काइंडली आप मेरे साथ शेयर कर दें। जैसे ही आप कोड शेयर करेंगे तो आपके बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आपके अकाउंट के अंदर। जैन ये बताएं कि आपके पास केसेस भी आते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि एक तो ये चीज़ है कि लोग कुछ पैसे आपसे मांगते हैं, कहते हैं कि जी कि हमें इतने पैसे भेज दें, इजी पैसा करवा दें या हमारे अकाउंट में भेज दें किस तरह से, और दूसरा इन्फॉर्मेशन है। दोनों चीज़ों में ज़्यादा अहम क्या है, क्या चीज़ ज़्यादा जो हमारे लिए आसास होती है शेयर नहीं करनी चाहिए? देखिए, इन्फॉर्मेशन कोई भी हो शेयर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें, यू आर टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर। व्हेन यू आर टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर, तो ये पहला एक रूल है कि आप उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हैं। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं साइबर क्राइम्स के वाले से हमेशा एक बात शुरू से करता आ रहा हूँ कि इस क्राइम से बचने का सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, और वो ये है कि आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। ठीक है। आप जब अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे, जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हुए अपना डाटा बताएंगे नहीं, अपने पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे, अपना अकाउंट नंबर नहीं बताएंगे, ये क्राइम कमिट नहीं हो सकता। ये क्राइम तब कमिट होता है जब आपके पास अवेयरनेस नहीं होती, जब आप समझते हैं कि जो बंदा कॉल कर रहा है वही बंदा मुझे कल को इनाम भी देगा, जब आपको ये लग रहा होता है कि इस कॉल के बाद जो है फौरी तौर पर कोई ना कोई आपकी लॉटरी निकल आएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ये देखा गया कि जिन लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की उनके साथ फिर फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट हुए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, बल्कि स्ट्रेंजर के अलावा मैं इसको मज़ीद जो स्कोप है इसको मैं ब्रॉड कर देता हूँ कि आप स्ट्रेंजर को छोड़ दें, आप किसी भी शख्स के साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर मत करें। स्पेशली जो आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी ही मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स हैं, जैसे आपके पासवर्ड्स हैं, जैसे आपके पिन हैं, ये मत शेयर करें। अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपके साथ फ्रॉड कमिट हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट होगा। ऑब्वियसली आपको अपनी सारी की सारी जो एनर्जीज हैं फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट करनी पड़ेंगी, आपको केस अपना जो है वो चलाना पड़ेगा। फिर ये आगे आपकी मजीद जो है वो आपको एक लंबा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसीजर पर भी थोड़ा सा बता दें। फ्रॉड कमिट हो गया, उसके बाद रेमेडीज क्या हैं? देखिए, साइबर क्राइम अगर किसी के साथ फाइनेंशियल कमिट हो जाए तो रेमेडी उसकी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत आपके सामने FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर ही एप्लीकेशन देनी होगी जिस भी विक्टिम के साथ ये क्राइम कमिट होता है। और उसके अंदर जो लॉ है वो मैं बता देता हूँ कि सेक्शन 14 है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। किसी भी शख्स को डिसीव करके अगर उसके साथ रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए कोई क्राइम कमिट किया जाए तो वो शख्स, वो विक्टिम सेक्शन 14 जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है इसके तहत जा सकता है FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर। ठीक है। वैसे पिछले दिनों एक स्कैम तो नहीं, एक फ्रॉड किस्म की मैं वो भी सुन रही थी, कॉल बड़ी पॉपुलर थी सोशल मीडिया पे कि आपको ना एक आ गया है गलती से पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, वो प्लीज़ देख लें तो वो बता दें। तो इस तरह से भी होता है कि आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे अगर आपका अकाउंट है उसमें। तो वो कोड की बात जो जैन कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर उन्होंने आपका नंबर दिया था और वो जो कोड था वो आपके नंबर पे आना चाहिए था, और उसकी अगर आप वेरिफिकेशन कर देंगे तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो कोई कोड आप
आपके पास आ रहा है तो कोई और शख्स आपका नंबर कहीं पर इन कर रहा है, वो कोड आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, उसको आपने किसी को नहीं देना, वो आपका ही कोड है, वो कोई मिसयूज कर सकता है। और अपने पास और अपने पासवर्ड चेंज करते रहा, पैसे ट्रांसफर कर दिए तो देख लें पैसे आ गए हैं तो वो हमें बता दें, तो ये काम भी नहीं करना क्योंकि इस तरह से वो पैसे आपकी जेब से निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप आए, ये अहम मामला था जो आपने हमारे साथ शेयर किया और लोगों को किस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा आंखें कान सब कुछ खुला रखना चाहिए कि हमने ये काम नहीं करनी है, डोंट्स हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिंध पुलिस की अब बात कर लें क्योंकि जराइम पेशा लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो जराइम पेशा अनासर को सिंध पुलिस अब डील कर रही है और कानून के शिकंजे में लाने के लिए नई फोर्स तैयार कर ली है। कराची में जल्दी नई स्केटिंग फोर्स को मैदान में उतार दिया जाएगा जो कि न सिर्फ ट्रैफिक जैम के दौरान होने वाली वारदातों पर कंट्रोल करेगी बल्कि तंग गलियों में भी मुजरिमों का पीछा करके जराइम का सफाया करेगी। और इब्तदाई तौर पर 20 एहलकारों पर मुश्तमिल ये स्केटिंग फोर्स तैयार की गई है, जिसमें अच्छी बात यह है कि 10 खवातीन एहलकार भी शामिल हैं। स्केटिंग फोर्स के मर्द व खवातीन एहलकारों को तंग गलियों, सड़कों, फिसलते हुए जो फर्श हैं, शॉपिंग प्लाजाज हैं, सीढ़ियों से स्केटिंग के जरिए मुलजमान तक पहुंचने की तरबियत भी दी गई है। और ये जो है ना देखने में भी बड़ा एक वो लग रहा है जैसे आप फिल्म्स में देखते हैं, ये जदीद और छोटे हथियार चलाने की इनकी खुसूसी तरबियत भी इन्हें दी गई है। ख़वातीन एहलकारों ने भी मर्द एहलकारों की तरह तरबियत में शानदार मुजाहरा किया है। स्केटिंग फोर्स मुतारिफ कराए जाने और इसमें ख़वातीन को शामिल करने पर सोशल मीडिया पर कराची पुलिस की बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं। तो इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं, हमारे हैं इस वक्त इसी स्केटिंग फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्केटिंग फोर्स कब तक मैदान में आ जाएगी, किस तरह काम करेगी, कैसी तरबियत दी गई है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। स्केटिंग फोर्स को आने में अभी तकरीबन थोड़ा और वक्त रिक्वायर्ड है। विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स में इंशाल्लाह हम इसे ग्राउंड पर ले आएंगे। जी ठीक है। सईदा ऐमन, हमें ये भी बता दीजिएगा कि ख़वातीन एहलकारों को भी इसमें शामिल किया गया है, 10-10 एहलकारों को शामिल किया गया है। का क्या अलग नौयत होगी जॉब की कि अलग मकामात होंगे जहाँ पर इनको रखा जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और नौयत जो है ये हमारे बाला अफसरान के हुक्म से जो है तय पाएगा कि कहाँ पर किसको डिप्लॉय किया जाता है। फ़िलहाल हमारा जो स्टार्टअप है वो मेन मॉल्स और शाहराहों से स्टार्ट लेंगे जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की जो है वारदात की काफ़ी चीज़ जो है न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं तो बढ़ जाती हैं, तो उधर सबसे पहले इसको तैनात किया जाएगा। फिर उसके बाद मज़ीद बाला अफसरान के हुक्म से जो है इसको जो है मज़ीद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा सईदा, ये भी फरमाइएगा कि ख़वातीन को कैसा लग रहा है ये सारी एहलकार जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है, क्योंकि इस तरह एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता था स्केटिंग इससे पहले, ये अब है कि पुलिस फोर्स में भी इस तरह की जिद्दत जो है वो लाई जा रही है और जदीद ऑटोमेटिक हथियार भी आप लोग हैंडल कर रही हैं। तो कितना का पैट पार थी जो मेल काउंटर पार्ट्स थे आपके, जो आपके साथ मर्द एहलकार थे, और ख़वातीन ने इस चैलेंज को किस तरह से लिया है और कितना उसमें कॉम्पिटेंट साबित हुई हैं? सबसे पहले तो ये कि हम तमाम ख़वातीन फ़िज़िकल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रखती हैं। जब हमने शुरू में इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था तो हर चीज़ स्टार्ट में जिस तरह मुश्किल लगती है, हमें भी ऐसी मुश्किलात पेश आई थी, लेकिन वक्त के साथ इस पर हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं सर मुदस्सिर अली, उन्होंने जिस तरीके से हमें गाइड किया तो बहुत जल्दी हमने इस पर अपने कदम जमा लिए हैं। और ये एडवेंचरस भी है और बहुत ज़्यादा इसमें थ्रिल है, मज़ा है, सीखने में जो है इसकी लर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी कुछ इसमें बेहतरी के साथ हम लोग अपने जो हैं कदम जमा चुके हैं, स्पेशली स्केटिंग में। बिल्कुल ठीक है। कराची में पहले भी बहुत सी फोर्सेस काम कर रही हैं, हमें आप अपनी फोर्स के बारे में बताएं कि ये जो स्केटिंग फोर्स है ऐसा क्या स्पेशल करने जा रही है, ऐसी क्या स्पेशल ड्यूटीज़ होंगी कि जिससे आवाम को फ़ायदा होगा और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी? सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत पेश इसलिए आई है क्योंकि स्ट्रीट क्राइम वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके अलावा आप लोग इस तरह देखते हैं कि हमारे हर जो है स्ट्रीट वगैरह पर ऑलरेडी 15 मददगार की फोर्सेस अवेलेबल होती हैं। इस फोर्स को बनाने का ख़ास मकसद ये है कि जिस तरीके से नॉर्मली एक जवान अपना हथियार थामे हुए स्ट्रीट क्राइम पर नज़र रखे होता है, तो अगर वहीं पर एक जवान स्केट्स पहने हुए अपना वेपन उसने हैंडलिंग की हुई होगी और वो बिल्कुल अलर्ट ड्यूटी पर होगा, खुदा न ख्वास्ता
वहाँ कोई ऐसा क्राइम हो जाता है जिस पर फौरी तौर पर पहुँचना होता है, तो स्केट्स के थ्रू जाने में और पैदल जाने में वाकई एक फ़र्क होता है। स्केटिंग के थ्रू एज सून एज़ पॉसिबल हम उस क्राइम तक पहुँच सकते हैं और उसको वहाँ कवर अप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब हमारे सामने स्क्रीन पे मनाजिर हैं जिसमें हम आपको भी और आपके साथ जो आपके ट्रेनर हैं उनको भी स्केट करते हुए देख सकते हैं। मुझे बताइएगा कि स्केट करते हुए टारगेट और एम जो कि आप लोग जिसका एग्जीबिशन भी यहाँ पर कर रहे हैं, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग रहा, और ये इसमें जो महारत है उसमें कितना वक्त लगा है इस पूरी स्केटिंग टीम को तैयार होने में, स्पोर्ट्स को तैयार होने में? अभी तक हमें यहाँ पर 3 हफ्ते हो गए हैं जिस पर हम अपने कंप्लीट स्केट्स पर खड़े होकर वेपन हैंडलिंग कर रहे हैं। दूसरा, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग अभी ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम लोग जो है अपने इनिशियल प्रोसेस पर हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब हम वेपन हैंडलिंग के साथ टारगेट करते हुए फायर भी करेंगे तब और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, और फिर उसको किस तरीके से हमें कवर अप करना है ये वक्त के साथ देखा जाएगा। ठीक है, फोर्स को एक्सपेंड करने के हवाले से भी क्या कोई फैसला लिया गया है कि जब ये फोर्स आपका पहला बैच जाएगा, देखा जाएगा कि ये कितना हमारे लिए कारामद साबित हुआ, क्या जराइम में कमी आई नहीं आई, उसके बाद दूसरा बैच आएगा, या एक प्लान तश्कील दे दिया गया है कि अब बैचेस आते रहेंगे? जी बिल्कुल, बैचेस आते रहेंगे। फ़िलहाल 10 ख़वातीन पर और 10 मर्द पर ये स्केट फोर्स जो है बनाई गई है। इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह जैसे ही पॉजिटिव आता है तो मज़ीद हमारे और भी कमांडोज़ हैं जो कि इस फोर्स को ज्वाइन करने में विलिंग हैं, जिनके पास ये पावर है, जो फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर उनकी बेस पर हम और भी बैचेस लाकर जो है मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है सईदा ऐमन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप सबसे पहले पाकिस्तान में आई और ये जो नई फोर्स है स्केटिंग, इसके हवाले से आप हमें बता रही थी। तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, और उसके बाद हम मेरा ख्याल है कि आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। और आपसे हम यही कहेंगे कि हम कोरोना वायरस का बार बार जिक्र कर रहे हैं फरा, और आप लोगों ने अब कोरोना वायरस से एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। 2 दिनों में जिस तरह से डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी, वो हमें बता रही थी कि कंफर्म हो जाएगा कि बरतानिया में जो नई स्ट्रेन आई है, क्या वही केसेस कराची में कंफर्म हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।